हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ था और यह जो सीरीज प्रैक्टिस सीरीज चलाया जा रहा है इसमें आपको नए करंट अफेयर्स के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको फ्रेंड्स ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2023 का सेट नंबर 2 एडुटेरिया का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स FRINJEX 23 का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंजेक्स। अब यहाँ पर देखिए, नाम से ही आप पकड़ सकते हैं कि यह किस देश का सैन्य अभ्यास है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंजेक्स किन देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो यहाँ पर देखिएगा, FR से फ्रांस हो जाएगा, IN से इंडिया, J से ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए यह पहला संस्करण है इसका और इसका आयोजन जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोड़े मिलिट्री, यहाँ मैं लिखता हूँ केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है। किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट को पूरा लगाइए और सेशन के एंड में अपना स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, यह शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने और इस योजना के तहत लाडली बहनों के खाते में प्रति माह 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी कि वर्ष में अगर पूछा जाए तो कितने रुपये हो जाएंगे? 1000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यह जो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है ये कहाँ पर हुई है? तो ये न्यूयॉर्क में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि हाल ही में जो नियुक्तियाँ यहाँ पर दिया गया है उसमें से कौन सा सुमेलित है? बोला अहमद टिनुबू, यह नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल जो है राइट है यह। उसके बाद नेफू, यह नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और SS दुबे, ये CGA हैं, लेखा महानियंत्रक। तो इनमें से सभी जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देखिए आपको बता दूं कि अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज मैंने सभी को कवर कराया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को अलग अलग वीडियो में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है उन सभी वीडियोज़ का। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, यह आयोजित किया गया गुवाहाटी में। कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? देखिए, अभी इनको LS बलियात्स्की को पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बेलारूस के हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनको जो है अब 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? बताइए।
राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? उस राज्य की विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है हेकाली जाखलू। ये कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स यह नागालैंड की हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे अब हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एनटीपीसी ने किस राज्य की उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? ये कहाँ पर? तो झारखंड में किया है। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? यह घोषणा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खाली स्थान दिया गया है, कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? तो फ्रेंड्स यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी कथन को पढ़िएगा। इसकी थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। सही है बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संवाद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है, यानी कि दोनों जो है एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत ने फरवरी 2023 को खाली स्थान दिया गया है में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उसके बाद चलिएगा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है, याद रखेंगे। यह जीता है कर्नाटक ने, मेघालय को हरा करके। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो फाइनल मैच था इसका सऊदी अरब में खेला गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है यह गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला ग्रैंड एम्बेसडर जो है हैंड एम्बेसडर, ठीक है, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है किसको? ये किया है सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया आईएनएस विक्रांत पर। चलिए महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। बताइए सही है या गलत है? सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा किया गया, ये भी सही है। और इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, WPL का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर है हमारा कि किस खिलाड़ी ने, देखिए यहाँ पर किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है फ्रेंड्स? ये जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है?
वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी कथन जो है इसमें से सही दिया गया है। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स यह है, ठीक है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। क्वाड में जो है कितने सदस्य देश हैं, जो 4 हैं। कौन कौन से, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देखिए किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है, तो यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 26 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर जो है ये मैथ का प्रश्न है, इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। सिंपल सा प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 235 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 27 का जो राइट आंसर आएगा ये आपका 24/5 आएगा। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 28 का देखिए, 28 का जो करेक्ट आंसर आएगा ये 10% आएगा, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर आपका 28% हो जाएगा। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका 12 cm हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न अब देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, बताइएगा कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स यह जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है यह जलोढ़ मिट्टी का ही है, ठीक है। चलिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सर्वाधिक होती है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहाँ पर कॉफ़ी की सर्वाधिक पैदावार होती है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी आपको याद होगा कि इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, अच्छा देखिए कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, उंगली पर काउंट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह श्रेणी पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 35 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है यह आपका गोवा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मरुद्भिद वैसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद पौधे के एग्जाम्पल जो हैं ये आपका कीरल, बबूल, कैक्टस ये सब हो जाएगा। तो कीरल है यहाँ पर, बबूल, कैक्टस ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, गुजरात में होता है। दूसरा नंबर पूछा जाएगा तो राजस्थान आप ध्यान रखेंगे। चलिए गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की जो सहायक नदी है ये मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मुसी ये सब है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अमरावती जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह जो है फ्रेंड्स कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है।
जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे नंबर पर है, और जन घनत्व के मामले में पहले नंबर पर है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ये आपका तीसरा हो जाएगा। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह जल संधि बाब अल मंडेव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और यहाँ पर मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध जो है ये भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है यह कुल बचत पर निर्भर करता है। कुल बचत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो विनिमयन है यह किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का, तो यह किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेबी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये माधुरी पुरी बुच हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाने पर बल पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध जो है यह किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण से है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान जो है यह तीसरा है, पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध। देखिए फ्रेंड्स, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। पेंच जो है यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर है। अगला प्रश्न है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? भारत में नई वन नीति जो है यह कब लागू की गई? तो 1988 में भारत में नई वन नीति लागू की गई, जबकि वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में जो है पारित किया गया। राइट आंसर वन नीति 1988 हो जाएगा, और वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1980 में पारित हुई थी। अच्छा, एक है वन्य जीव संरक्षण, वन्य संरक्षण पूछेगा तो वन संरक्षण 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1972 में यह अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण जो होता है ये बगीचा, खेत, ये सब होता है। यहाँ पर देखिए बगीचा दिया गया है, खेत भी कृत्रिम पारितंत्र का ही उदाहरण है। उसके बाद देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है यह अनुच्छेद 143 है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, पर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है? ऊपर से पहला स्थान जो होता है ये राष्ट्रपति का होता है, ये आपको पता है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया? तो देखिए यह जो संविधान संशोधन अधिनियम है
यह 41वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह भारत की देन है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल। उसके बाद देखिएगा कि यह 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। सभी जो है इसमें से सत्य दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अधिकतम कितने दिनों तक उसको बढ़ाया जा सकता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संसदीय अनुमोदन के उपरांत एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक होता है और इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। 3 वर्ष हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को जो है नियुक्त कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। ठीक है, और जैसे ही लोकसभा का स्पीकर निर्वाचित कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर का जो है ये पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई है? द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया ग्रहित की गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है, राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह से मिलाया गया, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह हो जाएगा। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिली को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैथिली चूंकि बिहार से संबंधित भाषा है तो ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था ये करता था उग्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाजपति जो था यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अस्पष्ट जो था यह जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। रत्नी जो था यह सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी को कहा जाता था। अच्छा, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? दूसरे जैन तीर्थंकर पूछा गया है। पहला तो आपको याद ही होगा ऋषभदेव थे और आखिरी और 24वें वर्धमान महावीर थे। दूसरा अजीतनाथ थे। ऋषभदेव पहले थे, संभवनाथ जो थे फ्रेंड्स यह तीसरे थे और अरिष्टनेमी जो थे यह 22वें थे। क्लियर? चलिए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो यह कौन सा? छठा शिलालेख है। छठा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11वां शिलालेख जो है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उज्जैन था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उज्जैन था। ठीक है, चलिए गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो उनके अभिलेखों में दिनार इसको कहा गया। क्या कहा गया? दिनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे?
तो यह कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान चहलगानी जो है इसने स्थापित किया था। इकता प्रणाली की शुरुआत किया था। और फ्रेंड्स ये राजधानी को कहाँ से बताइए? लाहौर से लेकर के दिल्ली आया था। क्लियर है? चलिए इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? ये विजयनगर में जब अब्दुल रज्जाक आया था किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय के। और अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था। फारसी यात्री था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। यह देवराय प्रथम के समय में आया था। क्लियर है? डोमिंग पास और बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के समय में आए थे। उसके बाद देखिए अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त 1562 में कर लिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया। जजिया कर को 1564 में। ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो दूसरा जो है पांडिचेरी की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो उस समय जो था कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आपका आंग्ल बर्मा युद्ध था प्रथम, यह जो था यह यान्ड्यूब की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यान्ड्यूब के संधि के तहत, यान्ड्यूब के संधि के तहत जो है यह समाप्त हुआ था। यान्ड्यूब की संधि के तहत। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? तो ये कहा है टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने कहा है। बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, याद रखेंगे आपको। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। किसने? तो L.E.R. रीज ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है? सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा सत्य है। तो इनमें से जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे सत्य हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा एक तरफ जो है देखिए आयोग दिया गया आईक्रिप्स आयोग, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु, सही है। कैबिनेट आयोग, भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करने हेतु विचार, सही है। सार्जेंट आयोग, शिक्षा का विकास, ये भी सही है। उसके बाद देखिए मिलान करना। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन जो है यह आपको कहलाएगा एंथोलॉजी। फसल पादपों का अध्ययन जो है यह एग्रोनॉमी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है यह पैलियोबॉटनी कहलाता है। और कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। R.H. विटटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो R.H. विटटेकर के द्वारा 5 वर्गों में वर्गीकृत जीवों को किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? पिता किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, लिनियस को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को जो है क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। क्रिप्टोफाइट्स राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए शैवालों का अध्ययन मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन जो है यह फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठन में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। सर्वाधिक उपस्थित इसमें से जो है प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त में जो हल्का पीला रंग होगा, चिपचिपा क्षारीय तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और इसमें लगभग जो है 55% जो होता है रक्त में प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में लगभग 90% जो होता है जल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग जो होता है
यह किस विटामिन से होता है? तो विटामिन B2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 29 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो यह पाचक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं ये सारे हार्मोन जो है ये छोटी आंत से स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अल्कोहल C2H5OH होता है। ठीक है, C2H5OH, इसको एथिल अल्कोहल कहा जाता है या इथाइल अल्कोहल कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो ये होता है क्यूप्रस लवण के कारण। क्यूप्रस लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धूप चश्मों के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मा का निर्माण में क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। चलो उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किस में किया जाता है? यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो होता है ये नाभिकीय ईंधन हो जाएगा। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग गलगंड के उपचार में, रेडियम के समस्थानिक का उपयोग द्वितीय कैंसर के उपचार में किया जाता है। 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है? तो ये समूह कौन सा है? समूह 18 है। समूह 18 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोटोग्राफी में फिल्म के स्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है यह सोना का, गोल्ड का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। यह एक सदिश राशि है, यह जो है सत्य नहीं है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, तो यही वाला सत्य नहीं है। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होती है? तो गर्म करने पर सबसे कम वृद्धि जो होती है ठोस में होती है। ठोस में सबसे कम वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो होता है ये भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होती हैं यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और प्रकाश तरंग भी होता है जो ना, ये भी अनुप्रस्थ तरंग का ही एग्जाम्पल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो ये किया जाता है गामा विकिरण का, गामा किरण का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम विचलन उसी का होगा जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। सर्वाधिक विचलन उसी का होता है। देखिए प्रिज्म से जब 7 रंग को हम लोग गुजारते हैं ना, प्रिज्म से 7 रंग जब ये गुजरता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसमें तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, इसीलिए इसका विचलन सर्वाधिक होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? निशांत बाग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, इसको आसफ खां के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, शालीमार बाग कहाँ पर है? शालीमार बाग श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया था। आराम बाग आगरा में है, बाबर ने बनवाया था। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर की विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, स्तनपान दिवस। और 14 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है यह गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 1967 में 1967 में जो है
इसकी स्थापना हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपना स्कोर तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए। अफगानिस्तान की संसद को जो है शोरा कहा जाता है। जापान के संसद को जो है डायट कहा जाता है। नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है और नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। 4 3 2 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।